dear students, welcome to digital learning platform Owinsome International School and today we are going to start class 9th की स्पर्श की बुक का चैप्टर नंबर 2 बछेंद्री पाल यानी एवरेस्ट एक मेरी शिखर यात्रा। ये चैप्टर जो था हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाले सेशन में, तो जिसने भी उसकी समरी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा फटाफट जाके वीडियो चेकआउट करो। देन आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। अब वो जो क्वेश्चन आंसर होने वाले पूरे बुक के छापे हुए नहीं है, यानी उसमें वो क्वेश्चन भी शामिल है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या फिर दो पंक्तियों में देने हैं। जितना आपसे कहा जाए सिर्फ उतने ही पंक्तियों में देना, ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि फिर ओवर राइटिंग हो जाता है। प्रश्न क्या है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमने पढ़ा कि बछेंद्री पाल जो है, बछेंद्री बोलते हैं उनको, उनकी एवरेस्ट की यात्रा थी जिनमें उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था और भारत की पहली विश्व की 5वीं महिला रही थी। उनके बारे में जो उनके ग्रुप डिवाइडेड थे उनमें जो सबसे पहला अग्रिम दल था आगे वाला, उसका जो नेतृत्व उसकी जो लीडरशिप है वो कौन कर रहा था? तो उसका कर रहे थे प्रेमचंद। कौन कर रहे थे? प्रेमचंद। ये प्रेमचंद बछेंद्री पाल वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद वाले नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा और ये सागर माथा है क्या? सो लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा, अर्थात सर जो है उसको माथा बोलते हैं और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए एवरेस्ट को भी सागर माथा कहा गया है। और एक नेपाली वर्ड है जिसके हिसाब से उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि यार ये अच्छा नाम है, बड़ा प्यारा लग रहा है कि सागर का माथा, जो सागर है उसका सर जो है और इतना ही गर्व से ऊंचा है। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो ध्वज जिसको फ्लैग बोलते हैं हम, उसके जैसा क्या लगा कि लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। क्योंकि हमने चैप्टर का जो समरी है वो पढ़ी थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कवर करा और बाकी जितनी भी चीजें रह गई है वो सारे की सारी क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तरह से अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं देख पाए, डोंट वरी, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्या बता रहे हैं कि ध्वज जैसा था, चक्करदार जो बर्फीली आकृति का जो तूफान था, या फिर कह सकते हो कि जो आकृति बन रही थी उस वक्त वो ध्वज जैसा लग रहा था। प्रश्न 4, हिमस्खलन। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? ये घटना वास्तविक है और जो बछेंद्री ने देखा वही उन्होंने लिखा। तो हिमस्खलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। कितने? 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और जो 9 लोग हैं वो घायल हो गए। और इतना होने के बाद वो कोई नॉर्मल इंसान होता है वो डर भी जाता है, यार मुझसे आगे नहीं होगा, पर बछेंद्री फिर भी नहीं रुकी थी। हिमस्खलन का मतलब क्या होता है? लैंडस्लाइड, यानी बर्फ का टूटकर गिरना या फिर बर्फ का जो पहाड़ है वो खिसक कर नीचे की तरफ आ जाना, जो कि हिमालय श्रृंखलाओं में अक्सर होता रहता है। प्रश्न नंबर 5, कि मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? कर्नल खुल्लर वहां के मुकेम्बो थे, सबको मोटिवेट कर रहे थे कि बस करना है तो मतलब करना है। तो मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। और मानव जीवन का सत्य क्या है? सत्य यही कि मानव को क्या करना है, एक ना एक दिन जिस तत्वों से ये मिलकर बना है उसी तत्व में वापस मिल जाना है। किससे बना है? आग, पानी, धरती, आकाश और हवा, इनसे मिलकर बना, वापस इसी में मिल जाना। तो कहने जो मृत्यु है वो स्वीकार में है, उसको सहज मतलब शांति से हमें स्वीकार करना होगा कि ये जीवन का ऐसा सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति जन्मा है उसी दिन उसकी जो मृत्यु की जो दिनांक है या फिर जो प्रस्थान का समय है वो निश्चित हो चुका है। प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जो कुक था उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। अब स्वास्थ्य के प्रतिकूल कैसी? क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है,
ठंड होती है, तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग वो जो एनवायरनमेंट था वो सेट नहीं बैठ रहा था, जिनसे कारण उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई और एक प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो ना मिलने से या फिर किसी कारणों से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। प्रश्न नंबर 7, कैंप 4, कैंप नंबर 4 कहां और कब लगाया गया था? तो कैंप 4 जो है वो 7,900 मीटर ऊंची साउथ पोल, क्या नाम है जगह का, साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को, तब 29 अप्रैल को लगाया गया था। और 29 अप्रैल यानी अप्रैल का समय, इट मींस की बाकी राज्यों में, राजस्थान की बात करें तो चिलचिलाती जो गर्मी है वो पड़ रही होती है, और उस वक्त वहां एवरेस्ट में बर्फाली जो ठंडी हवा चल रही थी, जो तूफान आया हुआ था या फिर बर्फ गिर रही थी वहां, वैसा वहां महसूस वेदर था। तो कहां की बात कर रहे हैं, 29 अप्रैल को साउथ कोल में, जो कि 7,900 मीटर ऊंची जगह है, वहां पर लगाया गया था। प्रश्न 8, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया था? कहा था भाई मैं तो अभी नहीं आई हूं, मैंने तो अभी तक कोई भी जो चोटी है वो फतेह नहीं की है। तो लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट जो है उसका पहला अभियान है। जबकि हमें पता है इससे पहले लेखिका 7,500 मीटर की जो चोटी थी माउंट मीन करके, उन पे वो फतेह कर चुके थे, सफलतापूर्वक जो अभियान है वो कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्न नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? और ये जो खुल्लर नाम है ये तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा प्यारा सुंदर सा नाम है। तो लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि मैं तुम्हारी जो इस अनूठी सफलता है इसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व का उन्होंने जन्म दिया है। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम एकाएक जो है वो भिन्न होगा, क्योंकि एवरेस्ट फतेह करने से पहले वो सामान्य महिला थी और एवरेस्ट फतेह करने के बाद भारत की प्रथम महिला जिन्होंने जो एवरेस्ट है वो फतेह करी है। तो बिल्कुल सही बोला है। और जो बच्चों की सफलता है उनमें सबसे ज्यादा जो खुशी है वो माता पिता को ही होती है, और माता पिता के बाद से एक सपना है कि हमारा जो बच्चा है वो जीवन में अच्छे काम करे और एक अच्छे रुतबे से एक अच्छी पोस्ट पर रहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में ही देने हैं। प्रश्न नंबर 1 कि नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? तो वो बताती है कि नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका एकदम भौचक्की रह गई, मतलब हैरान सी, शॉक्ड, स्तब्ध रह गई कि ओह माय गॉड ये क्या है। उसने टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली जो नदी है वो बह रही हो, कि जिस प्रकार एक कंटिन्यूअसली बहती हुई नदी में पता नहीं चलता कि पानी बह रहा है कि रुका हुआ है, कंटिन्यू फ्लो होता है, उसी प्रकार से लग रहा है कि ये जो एक बहती हुई नदी है जिसमें क्या बह रही है, बर्फ बह रही है। और वो इस तरह बहती है, जो कंटिन्यू रनिंग वाटर है, एक टाइम के बाद वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जमा हुआ है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है या फिर रुका हुआ है। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? जो इनके साथ एक डॉक्टर आई हुई थी उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि लेखिका को एल्यूमिनियम की जो सीढ़ियां हैं उससे अस्थाई पुलों का निर्माण करने, लट्टों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी आप पहाड़ में जाओ, जरूरत पड़े कि हाँ दीपक सर ने बताया था हमें क्या क्या चाहिए तो हम पहले से लेके रखते हैं, और किसी दिन उम्मीद है तो आप भी फतेह करो। प्रश्न नंबर 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? फ के नीचे जो बिंदु है उसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो, लगती हो या लड़की हो, तुम्हें तो पहले ही
प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। बोलती है कि यार तुम तो लगती क्या पर्वतीय लड़की लगती हो, और मेरा ये मानना है कि तुम्हें पहली बार में ही क्या करना चाहिए, शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। और हुआ भी यही हुआ कि पहले ही अटेम्प्ट में वो एवरेस्ट की जो चोटी थी वो फतेह कर चुकी थी, और वास्तव में वही की थी। उनका तो रोज जाना था 5-7 मील ऊपर चढ़ना फिर स्कूल से आना। याद है कि भूल गए? प्रश्न नंबर 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी, उनके सहपाठी कौन थे? तो लेखिका के अभियान दल में यो तो टोपसांग, तशारिंग, एंडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे जय और मीनू। और सुनते तो ऐसा लगता कि जय और वीरू बोल रहा हूं, है ना? तो जय और मीनू है। प्रश्न नंबर 5, टोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया था? जब वहां एक बर्फ का जो पहाड़ था, एक अचानक से जब वो टेंट में सो रही थी, कौन? लेखिका, बछेंद्री पाल, तो अचानक से पहाड़ आके गिर जाता है, बट शुक्र है कि उनको कुछ नहीं हुआ, बट वो जो रास्ता था वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो लोबसांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली, खंजर निकाला और लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया, और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला, और अगर ये दृश्य की वास्तविकता में देख ले तो उसकी रूह कांप जाए, क्योंकि यहां शब्द का प्रयोग हुआ कब्र जैसा, कि अगर उनको नहीं बचाया जाता तो मुश्किल हो जाती। प्रश्न नंबर 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने जो अगले दिन की चढ़ाई है, आपको ऐसा ही लिखना है, प्रॉपर आंसर लिखना है, यूं नहीं लिखना कि डायरेक्ट मैं ये छोड़ दूं इसके आगे का शुरू कर दूं, ये मतलब नहीं होता। आपको पढ़ाया इसी तरह से गया है कि जो आपका आंसर है उससे जो चेकर है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। तो चढ़ाई की तैयारी शुरू की उसने। खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। चाय सबसे जरूरी है, खाना मिले ना मिले, एक बार के लिए चाय मिल जाए तो मतलब कितना ही अच्छा हो, है ना? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, उपनेता प्रेमचंद जो लीडर थे ग्रुप के, किन स्थितियों से अवगत कराया? कौन कौन सी कंडीशन थी जो बताया कि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है? वो मैं आपको बता देता हूं कि उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खंबू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप फर्स्ट जो था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता क्या कर दिया है? साफ कर दिया है, और फल यानी पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा इंडियो से रास्ता चिन्हित कर दिया। सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि जो ग्लेशियर है वो बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम क्या हो सकते हैं? व्यर्थ हो सकते हैं। तो कृपया अपनी जिम्मेदारी पे इन बातों का ध्यान रखें, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो जितनी मेहनत हम अभी वहां करके आए आपके लिए, तो हो सकता है हमें दोबारा करनी पड़े। क्यों? क्योंकि जो हिमपात है, खंबू, उसकी कंडीशन थोड़ी विचलित लग रही है, कभी भी आ सकता है। अब रही यहां एक शब्द आया है बर्फ, तो बर्फ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बर्फ को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों जो शब्द हैं वो सही है ना? ये ना सोचे कि सर ने गलत लिख दिया है। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात, हिम अर्थात बर्फ, पात मतलब गिरना, तो क्या हो गया? बर्फ का गिरना, हिमपात। तो बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। अब सोचो, अव्यवस्थित यहां शब्द इट मींस ये कि जरूरी है पूरा पैटर्न से ही गिरेगा कि नहीं, ये क्रॉस है तो इस तरफ आना चाहिए, ये तो इस तरफ आना चाहिए, जरूरी नहीं है।
वो कैसे भी गिर सकता है, वो बर्फ है, वो सोच समझ के नहीं चलती। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है, इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती है। और हमने बहुत सारी मूवी या फिर कार्टून्स में देखा होगा कि जब वो कोई बर्फीले इलाके में होते हैं कैरेक्टर्स, या तो जोर से चिल्लाते हैं या फिर कोई थोड़ा सा भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए वहां, तो जो बर्फ है ऊपर की वो गिरने स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा भी अगर सोनिक साउंड भी उधर आ गया, किसी ने जोर से चिल्ला भी दिया वहां, तो जो बर्फ है उसमें हलचल हो जाती है। और ये तो फिर भी ग्लेशियर है, ये तो तूफान ला देगा पूरा। और इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सारा बर्फीला ही है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती है। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर वो सिंपल से कोई मेटल हो, सिंपल सा नहीं टूटता, तो उसको पहले जमा देते हैं, जमा के उसको अचानक से गर्म करते हैं, फिर वो टूट जाता है। तो बर्फ, अगर बर्फ में दरार आई तो नीचे जमीन हो चाहे पहाड़ का पत्थर हो, वो भी उसके साथ में ही टूट जाता है। तो फिर बर्फ के साथ कौन सा पत्थर आ रही, कौन सी चट्टान आ रही, उसका पता भी नहीं लगता। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? लेखिका कहती है कि तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा कि वह लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप नंबर 3 में वो थी, नायलॉन वाले में, कलरफुल भी था। उसके तंबू में लोपसांग, शारिंग उसके तंबू में थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज टकराई। टकराना और लगना दोनों अलग अलग है। और उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज इसके शरीर को कुचलती जा रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जैसा कि हमने देखा कि चट्टान जो गिरी थी उसके कारण लेखिका को, जो बचेंद्री पाल है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो सही रहा कि टाइम से रहते उनको बचा लिया गया, वरना दुर्घटना की जो संभावना है वो अधिक हो जाती। लेखिका को देखकर, कि व्यक्ति का नाम है हक्का बक्का क्यों रह गया, शौक हो गया बेचारा। क्यों? क्योंकि यह बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे थोड़ी देर हो गई और वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। इट मीन्स कि लाने के लिए पहुंची। जय को कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे लिवा लाने के लिए, मतलब साथ लाने के लिए आएंगी। इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि अरे चलो, किसी को तो हमारी फिक्र है ना, तो चाय जूस लेके आई हमारे लिए, जबकि उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब साथी है साथ में तो ध्यान रखना जरूरी है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाएंगे उनका वर्णन कीजिए। तो पाठ से हमें ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप थे। कितने थे? 5 कैंप थे। उनके दल का पहला कैंप जो कि 6000 मीटर ऊंचाई पे था। जो पहला ग्रुप था वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। ओके। दूसरा कैंप 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया और कैंप 3 लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। यहां नायलॉन के तंबू लगाए गए। एक कैंप साउथ कोल पर बनाया गया था। चौथा ये साउथ कोल पर बनाया गया और यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। और इसके अलावा एक जो बेस कैंप था वो भी बनाया गया ताकि अगर इनमें से किसी के भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एक बेस कैंप है जहां सब कुछ प्रॉपरली अवेलेबल था और वहां से जो सामान आने ले जाने में प्रॉब्लम थी, तो कुछ जरूरी सामान था जो दूसरे कैंप में ट्रांसफर किया गया और बाकी जितने भी सोर्सेस थे वो एक सिंगल कैंप जो बेस कैंप था जो लगा हुआ उस पर था, ताकि कोई सीरियस मैटर हो तो वहां हम उसको ट्रीट कर सके। प्रश्न नंबर 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी?
कब? जब चढ़ाई कर रहे थे जो बचेंद्री, जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। क्या बात है, क्या हसीन नजारा रहा होगा। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु, शंकु अर्थात त्रिकोण चोटी इतनी तंग थी कि दो आदमी वहां एक साथ अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ के फावड़े से तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। बर्फ के फावड़े से बनाया होगा, कोई तोड़ा होगा किसी बर्फ को, तो फावड़े से बर्फ को तोड़ा, जगह बनाई कि एटलीस्ट इतना तो मैं साफ कर ही दूं तो यहां क्या हो सके, कम से कम 2% खड़े तो हो सके। ये सर यहाँ खड़े हो गए, चलो एटलीस्ट आ तो गए, बर्फ तोड़ तो दी हमने। प्रश्न नंबर 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता, सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? तो एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका जो है हमारी बचेंद्री पाल अपने साथियों जय और मीनू, जय और वीरू चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ कोल कैंप पर जा पहुंची क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। और लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया। और बर्फ में बैठे हो गर्म चाय मिल जाए मतलब तो स्वर्ग के समान है मानो। बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी और उसके इस कार्य को सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है कि वो जल्दी पहुंच गई थी तो उसने सोचा कि चलो मेरे फ्रेंड लोग थोड़े पीछे हैं तो उनके लिए थोड़ा गरम गरम चाय और जूस लेकर जाया जाए। अच्छी इंसान है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। कर देंगे, कोई इशू नहीं है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकारनी चाहिए। और अगर मौत लिखी हो तो उसको टाला तो जाना संभव नहीं है। एवरेस्ट के सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है, बिल्कुल बेशक महान है। महान कार्यों में से कि जो वास्तविकता में स्वयं का जो डर है उससे क्या करवाता, परिचय करवाता कि डर कितना भयानक हो सकता है। इसमें पग पग पर जाना, जान जाने का खतरा जो है होता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। ऐसी घटना एक हो चुकी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिंपल सा है। हमें साइंस क्या बोलता है कि जब भी आप खाना खाओ तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, है ना। खाना खाते चुपचाप खाना खाना चाहिए। तो मेरी क्या आदत है, मैं तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ। तो एक दिन रात को कुछ 11:30 बजे भूख लगी, मैं कुछ खाने लग गया और शायद साथ में गाने गा रहा था। तो जैसे ही मैंने निवाला खाया और मुंह खोला तो फिर वो जो खाना था मेरा फूड पाइप की जगह विंड पाइप में, हालांकि होती एक ही है, तो विंड वाले में ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही उसने ऑक्सीजन लेवल जो ब्लॉक कर दिया, प्राण मतलब ऐसा जैसे निकलने ही वाले थे, तो उस वक्त कुछ सेकंड के लिए जो मेरा एक इंट्रोडक्शन हो गया था कि इतनी बदतर होती है, मतलब इतना एक सेकंड के लिए तो ऐसा फील हुआ कि मानो कि सब कुछ, पूरी जो लाइफ थी मेरी उस एक मिनी सेकंड के अंदर सारी की सारी मेरी आंखों के सामने थी। और फिर घर वाले उठ गए थे तो थोड़ा ठीक लगा। उस दिन के बाद थोड़ा ध्यान रखता हूं मैं। तो आप भी ध्यान रखें कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है कि खाते समय, चबाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वो मेरा एक तरह से अटैक ही था मानो। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। और इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और ये जो मौत से सामना है ना, यूं होता है कि एक बार हो गया ना तो फिर उसके कई दिन सपने आते हैं। पानी से डर लगने लगा था मेरे को एक बार, बाद में बताता हूं। आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो अचानक गिर जाती है और इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। और यही दरारें जो हैं
हिम वेदर में बदल जाती है, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती है, और इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। तो जब आपको पता हो कि ऐसे डर से आपका सामना हो सकता है, तो आधी जो हिम्मत है, जो आधा जो मोटिवेशन, वो ही समाप्त हो जाता है। बहुत जिगरा चाहिए ऐसे ऐसे काम करने के लिए। तो मैं बता रहा था कि क्लास 6 की बात है, हम गए थे वाटर पार्क। मेरे को तैरना आता नहीं है, दोस्तों के साथ हंसी खेल में उनके साथ चला गया, पांव फिसल गया, गिर गया अंदर पानी के, तो फड़फड़ाता रहा। अच्छा दोस्त था मेरा, पंजाबी था, सरदार जी, उसने खींच के निकाल लिया। और उस दिन ऐसा ही था, मतलब पानी सब कुछ भर गया था, चक्कर बेहोश भी हो गया था, और लगभग 15 से 20 दिन तक मेरे को पानी के सपने आते थे रात को, और डर डर के उठता था, बहुत भयानक। तो 3 है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की, और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। बछेंद्री पाल कह रही है, जब मेरे को डर लगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, हमने सिर्फ सारांश पढ़ा है, पूरा चैप्टर बाई वन टू बाई वन लाइन नहीं किया, पर इसमें हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो कहती है कि जब इतना डर गई थी, तो मैंने क्या करा, दुर्गा माँ की फोटो निकाली, जो कहते हैं डर का सबसे बड़ा नाशक है। और जब हनुमान जी का हनुमान चालीसा निकाली, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की, आराधना की प्रभु की। फिर थोड़ा हिम्मत आई। जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई, तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ, बिना सिर नीचे झुकाए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को याद किया। इमेजिन करके देखो ये मोमेंट, कि जब आपका जो लाइफ का अचीवमेंट था, आपका जो एम है, उसको अचीव कर चुके हो, और ऐसी जगह पर हो जहां पल पल मौत का खतरा है, और उस समय आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको सुकून मिले, आप अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हो, तो रोंगटे छोटे गूज़बम्प तो आ ही जाते हैं। एक ही बात है। प्रश्न 4, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, दसकना, खिसकना, सागर माता, जायजा लेना। ओके ठीक है। निहारा मतलब क्या है कि बहुत ध्यान से, विस्मय के साथ देखना, कि क्यों निहार रहे हो इतनी बेसब्री से। तो लेखिका के नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट चढ़ाई करने से पूर्व उसने निहारा उन्हें कि हाय कितना प्यारा है, बट जितना प्यारा है उतना ही खतरनाक है। दसकना, नीचे धस या फिर दब जाना। बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीले धरातल पर गिरती है, तो धरातल जो है वो दसक जाता है, और इसका ख्याल पर्वतारोहियों को भयभीत करने वाला होता है, अंदर तक डरा देता है। खिसकना, धीरे धीरे सरकना। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। किसके बहने से? ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मचेगी, और बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती है। और वो बड़ी चट्टानें कब चक्रवात या फिर तूफान या फिर एक हिमस्खलन का रूप ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। सागर माता, सागर माता अर्थात एवरेस्ट। तो लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माता, जो नेपालियों में पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। जायजा लेना, अनुमान लगाना। जायजा लेना इट मींस क्या हो सकता है कि चेकिंग करना भी हो सकता है कि एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले ले कि हाँ हमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ सकती है। देन नौसिखिया, अभी जो वर्ड चल रहा है इसको बोलते हैं नूब, जो गेम्स में यूज करते हैं आजकल बच्चे, नया सीखने वाला। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेनजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा कि मैं जो हूँ नौसिखिया हूँ, है ना, तो मैंने कभी चढ़ाई नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम अभियान है। बट जो है तेनजिंग
भाप गए थे कि नहीं, ये जो उनका कहने का एक्सप्रेशन है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये पहली बार वाला नहीं है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो उसमें विराम चिन्ह क्या लगेंगे कि उन्होंने कहा, कॉमा, फिर डब्बे में बंद करना है कि जो वाक्य हम बोलते हैं हमेशा आपको पता है कॉलम में बंद होते, जो स्पेशल कहा गया है। तो बिल्कुल वही कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम भयभीत थी, ये भी बोला गया वाक्य है, तो हमें पता है बंद होगा इनके अंदर। तो क्या तुम भयभीत थी, ठीक है। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, तो ये भी कहा गया वाक्य। जब हम कोई किसी को वाक्य कहते तो जो इंपॉर्टेंट जो कॉलम्स है उसके अंदर हम मार्क कर देते हैं। तो तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, साथ में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। प्रश्न 6, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग, ये आपके व्याकरण से रिलेटेड है। तो जैसे कि उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी है, चलो उसको फ्री रखो। पहला देखते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी, कि एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। और हम बोले कि हमारे पास एक वॉकी टॉकी है, या फिर इसका सिंपल जो वर्ड शब्द बनेगा, एक शब्द बनेगा, वॉकी टॉकी बनेगा, है ना। संचार यंत्र है हमारे पास। गहर चौड़े, पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले को देखकर मन जो है वो भयभीत हो रहा था। आपको एक शब्द दिया जाएगा, उससे आपको वाक्य बनाना है, या फिर आपको वाक्य दिया जा सकता है जिससे आपको एक शब्द बनाना है। आसपास, रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। हक्का बक्का, शौक हो जाना कि अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए कि हो क्या गया। इधर उधर जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना, क्या पता किसी शेर ने हमला कर दिया, फिर कहां भागते फिरोगे। लंबे चौड़े, चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं, ये तो कभी कोई भूलेगा भी नहीं। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द यानी किसी शब्द का उल्टा, जैसे नियमित है, अ लगा दिया, अनियमित हुआ। आरोही, उल्टा क्या हो जाएगा, अवरोही। सुंदर, अब सुंदर को हमें बदसूरत नहीं बोलना है, क्योंकि वो वर्ड जो है वो एक व्याकरण में हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार मतलब कि शब्दों को सुंदर रूप में व्यक्त करना। तो हमें जो सुंदर का लिखना या फिर असुंदर या फिर खराब, है ना, बेइज्जती नहीं करनी है। विख्यात, फेमस है, कुख्यात, फेमस है बट बुरे कामों में। निश्चित, फिक्स्ड है, अनिश्चित कोई फिक्स्ड नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई धरना होता है, धरना सुना है ना, धरना होता है तो उस पर लिखा था अनिश्चितकालीन धरना, यानी ऐसा धरना जिसका जो काल है, जो समय है वो निश्चित नहीं है। तो हमेशा जो परफेक्ट वर्ड है ये यही देखने को मिलता है कि अनिश्चितकालीन धरना जो है वो जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक। तो ये वर्ड वहां देखा सुना लगता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग अर्थात कि शब्द के पहले लगने वाले को, तो शब्द के यदि पहले लगे उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, और शब्द के अगर बाद में लगे तो होता है वो प्रत्यय। ये आपके व्याकरण का पाठ है। जितनी व्याकरण आएगी चैप्टर के अंदर सारी करवा देंगे आपको, है ना, फिर अलग से भी करवा देंगे। तो आवास है, वास में आ लगाया तो आवास बना, यानी उपसर्ग जो है वो क्या है, आ उपसर्ग लगाया। फिर आता है अउपसर्ग, व्यवस्थित को अव्यवस्थित कर दिया। तो एक तरह से क्या हो गया, ये विलोम शब्द ही है। जैसे कि सुंदर है, सुंदर के आगे हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया, अउपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया, सुंदर असुंदर हो गया। तो एक तरह से ये उपसर्ग भी हो गया और विलोम शब्द भी हो गया। और निश्चित के आगे हमने क्या लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया, है ना। प्रति प्लस कूल
क्या हो गया, प्रतिकूल। दूर गति, दुर्गति, यहाँ र आधा है। जब भी कोई शब्द हम आधा लिखते हैं तो उसके नीचे हम लगाते हैं ये, इसे बोलते हैं हलंत, है ना। संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, बहुत ज्यादा होता है संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में आधे जो शब्द हैं वो अत्यधिक होते हैं। रोहण और आव लगा दिया आगे तो क्या हो गया, अवरोहण। रक्षित के आगे सु लगा दिया तो सुरक्षित। दोनों का मतलब, इसका मतलब रक्षित, रक्षा करना, सुरक्षित मतलब सेफ होना, तो थोड़े अलग अलग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्रिया क्या होती है, किसी कार्य को करने वाले शब्दों या फिर कार्य को करने का जब बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उनको क्रिया कहते हैं। क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, है ना। जो भी काम कर रहा है वो क्रिया है। विशेषण यानी शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहां दो शब्द हैं, क्रिया प्लस विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो काम कर रहा है उसकी जो विशेषता बता रहे हैं वो होंगे क्रिया विशेषण। जैसे कि एग्जांपल पहला है कि मैं यह कार्य कर लूंगा। मैं मतलब बात किसकी हो रही है, डैश यह कार्य कर लूंगा। तो कब कर लूंगा, अगले दिन। तो क्या कर रहा हूं मैं, विशेषता बता रहा हूं कि मैं ये काम अगले दिन कर लूंगा। साथ में क्या है, अगले दिन, क्रिया विशेषण का उचित प्रयोग। डैश गिरने के डैश ही वर्षा हो गई। ओके, तो पहला आएगा कि बादल, क्या है कि बादल गिरने के कुछ देर बाद, क्या हो जाएगा, बादल गिरने के कुछ देर बाद ही क्या हो गई, वर्षा हो गई। बादल गिरे और थोड़ी देर बाद वर्षा हो गई। बहुत अच्छे। डैश बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली। तो आएगा उसने बहुत कम समय में, इसमें बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। तो क्या कहा, उसने बहुत कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर लिया, तो तारीफ हो गई। तो नाडकसा को डैश जाना था, नाडकसा को सुबह तक, यही बचा हमारे पास। तो नाडकसा को सुबह तक कहां जाना था, गांव जाना था। तो क्रिया और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ क्रिया और उसकी विशेषता भी बता रहा है कि उस बंदे को सुबह तक, मॉर्निंग तक गांव जाना था, तो उसकी विशेषता भी और उसका जो कार्य है उसकी भी विशेषता है। प्रश्न 10, इस पाठ में आए 10 अंग्रेजी शब्दों का चयन कर हिंदी में अर्थ लिखिए। ठीक है, इजी हाँ, आसान नहीं है, बट कुछ एक वर्ड जो है वो हमें इंग्लिश में ज्यादा तरीके से समझ में आते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह के समझ में आते हैं। पहला, बेस कैंप। बेस क्या होता है, आधार, कैंप अर्थात पड़ाव। तो आधारभूत या फिर मुख्य पड़ाव। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद या फिर बर्फीली नदी। स्ट्रेचर, मरीजों को लाने ले जाने का उपकरण या एक चारपाई की तरह होता है जिसको हाथ में उठा लेते हैं। साउथ, दक्षिण। कुकिंग गैस, खाना पकाने वाली गैस। ऑक्सीजन, प्राणवायु, जीवनदायिनी गैस। तो ये हमारे लिए इजी रहेगा, हम ऑक्सीजन नहीं बोले। कुली, बोझा ढोने वाले व्यक्ति। वॉकी टॉकी, बात करने का एक उपकरण। सिलेंडर, बेलनाकार बर्तन। थर्मस, ठंडा या गर्म रखने वाला बर्तन। बहुत इजी है। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। अन्य इंपोर्टेंट कि जैसे हमने क्वेश्चन करे बुक के अंदर, तो कभी हो सकता है किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से हमें वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कुछ वही क्वेश्चन इनके अंदर जो एग्जाम्स में आ रखे हैं। प्रश्न नंबर 1, सागरमाथा क्या है, लेखिका को यह नाम कैसा लगा। तो उसमें ये नहीं बताया था सागरमाथा उसको हिमालय को बोलते हैं, जो एवरेस्ट था उसको बोलते हैं। तो सागरमाथा एवरेस्ट का दूसरा नाम है और एवरेस्ट का यह नाम नेपालियम में प्रसिद्ध है, ये तो था। और लेखिका को एवरेस्ट का नाम अच्छा लगा। ठीक है।
नंबर 2, एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ, उससे पहले अग्रिम दल क्यों भेजा गया? तो हमें ये नहीं पूछा गया था। तो एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ 7 मार्च को हवाई जहाज से, और उसने पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा ताकि वहां बेस कैंप पहुंचने से पहले जो दुर्गम हिमपात है उस रास्ते को साफ करके और वहां जो जो कठिनाई होने वाली है उसका क्या ले लिया जाए, जायजा ले लिया जाए, है ना। इसलिए प्रश्न नंबर 3, लेखिका को बड़ा फूल प्लूम कैसा लगा, यह फूल कैसे बनता है? लेखिका को बड़ा फूल प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था, और यह फूल पर्वत की ऊपरी शिखर पर लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवाएं चलने पर बनता है। 150 किलोमीटर गति से रफ्तार पकड़ने वाले हवाओं से बनने वाला जो फूल है, प्लूम जिसको बोलते हैं, वो बनता है। देखेंगे कभी। प्रश्न नंबर 4, वह कौन सी बात थी जो लेखिका को डराने के लिए काफी है? लेखिका को नहीं, किसी को भी डराने के लिए काफी है। अगर वो जा रहा है उस जगह पर, आपकी खबर आ जाए एक दो, वो काफी डराने के लिए। पर्वत शिखरों पर 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से तूफानी और बर्फीली हवाएं चलती हैं, और शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। यह बात लेखिका को डराने के लिए काफी थी। मैं तो सोचा था मौत का डर होगा, मौत का मतलब जान का बोलेंगे भाई इसकी मृत्यु होगी, ऐसे होगी, बट तूफान ही काफी डराने के लिए। पता है सामना सबको करना पड़ सकता है। शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई थी? तो खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धसक गई थी। इस कारण लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे खिसक आई, जिससे एक शेरपा कुली की चट्टान खिसकने के कारण दब गई उसमें नीचे। प्रश्न 6, एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा कौन सी थी? इस बाधा का पता लेखिका को कैसे चला? एक सवाल मन में आ रखा होगा कि जब वहां गए थे जितने भी पर्वतारोही हैं, तो डर से उनको डर लगा, बट ये नहीं सुना होगा ना किसी से डर के कारण ऐसा मृत्यु हो गई है, क्योंकि जाने से पहले वो पूरा मेडिकल चेकअप कर लेते। सबसे पहले टेस्ट करते कि उनको किसी का फोबिया तो नहीं है, कि वहां पहुंचे ही नहीं, उनको पता चला कि अटैक आ गया, उनका काम हो गया। तो जाने से पहले मेडिकल चेकअप होता है सबका। तो एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा खम्बू हिमपात थी, और लेखिका को इस बाधा का पता अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे उपनेता प्रेमचंद से चला था ना। प्रेमचंद ने बताया कि आगे जो है वो आपकी बाधा आपका इंतजार कर रही है। अग्रिम दल ने एवरेस्ट अभियान दल की मदद किस तरह की? अग्रिम दल ने एवरेस्ट अभियान दल की मदद किस तरह की? तो दल से पहले ही खम्बू हिमपात तक पहुंच गया और वहां तक रास्ता साफ कर दिया, ताकि जो दूसरा दल आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने पुल बनाया, रस्सियां बांधी और झाड़ियों से रास्ते को चिन्हित करके सभी कठिनाई का जायजा ले लिया कि कहीं गलती से ऐसी बर्फ पर पांव मत रख देना जो टूटने वाली हो या फिर सिर्फ टेम्परेरी लेवल पे बनी हो, जो आपको लगे रास्ता चलो इतने में तो पता चला नीचे गिर गए। प्रश्न 8, तीसरे दिन की सफलता को सुनकर कर्नल खुल्लर जो मुकेम्बो सर हैं खुश हो रहे थे। तो हिमपात से कैंप तक की चढ़ाई के लिए तीसरा दिन फिक्स किया गया था, इस दिन करनी है आपको, और लेखिका रीता गुम्बू के साथ आगे बढ़ रही थी तथा वह वॉकी टॉकी से हर कदम की जानकारी कर्नल खुल्लर को दे रही थी। हेलो हेलो और कर्नल खुल्लर यह जानकर खुश हुए कि कैंप तक के केवल 2 महिलाएं ही पहुंच सकी थी, क्योंकि वहां हर किसी के पहुंचना वो तो सोच रहे थे कि शायद नहीं पहुंचेगी, उनको डर सा लग रहा था, बट वो खुश हो गए कि चलो 2 महिला तो पहुंच गई। प्रश्न 9, लोब्सांग ने लेखिका की जान किस तरह से बचाई? तो जब लेखिका अपने तंबू में बर्फ में दब गई थी, तब लोब्सांग ने अपनी स्विम छुरी निकाली और तंबू का रास्ता साफ करने में जुट गए। उन्होंने लेखिका के चारों ओर जमे कड़े बर्फ की खुदाई की और लेखिका को बर्फ की कब्र से
खींच लिया। प्रश्न 10, कर्नल खुल्लर मुकेम्बो साहब ने किस कार्य को जबरदस्त साहसिक बताया? बहुत ब्रिलियंट वर्क है आपका कि लेखिका अपने दल के साथ एवरेस्ट अभियान पर जाती हुई 16 मई को सवेरे कैंप 2 पर पहुंची। जिस शेरपा की टांग टूटी थी उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए, और इस कार्य को कर्नल खुल्लर ने कहा ब्रिलियंट ने इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य काम है। जो काम जाती है वहां खुद के लिए, फिर दूसरों की हेल्प करना तो साहसिक कार्य हो गया उनके लिए। प्रश्न 11, बचेंद्री पाल ने जूस और चाय लेकर नीचे जाने का जोखिम क्यों लिया? दोस्त की हेल्प करने के लिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इसलिए उन्हें अपने दल के सदस्यों की मदद करने का जोखिम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। इसी यही सोचकर वो नीचे गए थे कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, तगड़ी हूं, सही हूं, जाके हेल्प करके आती हूँ। प्रश्न 12, लेखिका अंगदोरजी के साथ एवरेस्ट अभियान पर आगे क्यों चल पड़ी? क्योंकि लेखिका बछेंद्री पाल अंगदोरजी के साथ अभियान पर इसलिए चल पड़ी क्योंकि अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। अरे क्या जरूरत ऑक्सीजन की, वह बस 5 मिनट चला, पहुंच गया, बट हकीकत से वास्ता नहीं था ना। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे और वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। उसके साथ कोई और जाने को तैयार नहीं था, इसलिए जो लेखिका है वो अंगदोरजी के साथ एवरेस्ट पर आगे चलने को तैयार रही। प्रश्न 1, दीर्घ उत्तरीय। अब बड़े उत्तर वाले क्वेश्चन आगे। 15-16 मई 1984 की किस घटना से लेखिका को आश्चर्य हुआ? 15-16 मई 1984 को लहौत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप में पर्वतारोहियों का दल ठहरा। रात 12:30 बजे एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बन गया। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, वरना बर्फ आते हुई वो तेज धार चाकू या फिर मशीन के समान होती कि मतलब जो सामने है वो समझो अलग ही हो गया। बिल्कुल मूवी में दिखाए जाते हैं वैसे। साउथ कोल पहुंचते ही लेखिका तैयारियों में क्यों जुट गई और उसकी चिंता का कारण क्या था? ऐसा सीन दिखाया गया फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के अंदर। एक मूवी है जिसमें पहले सपना आता है, फिर वो जो घटना वो घटती है, और उसमें जो दिखाया गया मतलब ऐसा व्यू है जिसके अंदर जो बताया लेखिका ने कि ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो लेखिका जैसे साउथ कोल पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे की। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, कोई सर आए, उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे, तो वह चिंतित थी। उसके दोस्त पीछे रह गए क्योंकि उसे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, तो वो लेकर पहुंच गई ऑक्सीजन, चाय, जूस। साउथ कोल से आगे बढ़ते हुए लेखिका को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ी, जो मैं आपको बता दूं ताकि आप भी कभी एवरेस्ट फतेह करने चाहो तो याद रहे कि हाँ, दीपक सर ने बताया कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। अंगदोरजी के साथ साउथ कोल से आगे बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि बाहर हल्की हल्की चल रही और ठंड भी बहुत थी, थर्राटे वाली ठंड, और लेखिका अपने आरोही उपस्कर में अच्छी स्थिति में थी। ओके, वह अंगदोरजी के साथ निश्चित गति से आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ते में जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें सख्त और भुरभुरी जो शीशे की चादरों जैसी थी। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि बर्फ कट जाए। उसने चलते हुए उन खतरनाक स्थलों पर अत्यंत सावधानी से कदम उठाया। अब आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हेलीकॉप्टर चले जाओ, बट इतना नहीं है। फिर मजे वाली बात नहीं है, एक एडवेंचर कर रहे हो और इससे यूं जा रहे हो, तो दोनों में फर्क है। एडवेंचर असली वही है जिसमें जान का जोखिम हो, बिना जान के जोखिम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। अंगदोरजी क्या सुनकर आनंदित हुए? उन्होंने लेखिका को क्या बताया?
कि साउथ कोल कैंप से अंगदोर्जी के साथ लेखिका विपरीत परिस्थितियों में यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे 2 घंटे कम टाइम में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए, जबकि सामान्य 4 घंटे का समय था, 4-4.5 घंटे का, बट वो 2-2.25 घंटे में ही कैंप पर पहुंच गए थे। अंगदोर्जी ने पीछे उसने मुड़कर देखा और कहा कि क्या बात, थक गई है? उसने जवाब दिया, अरे अभी कहां, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है ना। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। ये तो टाइगर श्रॉफ का डायलॉग है, अभी तो मैंने शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे और 1:07 पर फिक्स्ड वो एवरेस्ट की चोटी पर थे। प्रश्न 5, लेखिका ने अंगदोर्जी के प्रति किस तरह धन्यवाद जो है वो ज्ञापित किया, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची भाव विभोर लेखिका ने ईश्वर और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद उठी और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी और अंगदोर्जी जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया, लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। इसके बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने गले से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये जो चैप्टर है आज बचेंद्री पाल ये करते हैं यही फिनिश। अगला होगा शरद जोशी जी का। आपने इसका नाम सुना होगा पहले, अतिथि तुम कब जाओगे, मूवी भी बनी है, थोड़ा सा उसी किस्म का, थोड़े हास्य तरीके का है। अतिथि तुम कब जाओगे ये करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।